ये सबसे पहला ये आता है, ये होता है वार्निंग अलर्ट, मिसाइल थ्रेट नियर यू। इस बार ये पहली बार एक्टिवेटेड था। जब आप पहुंची थी वॉर इतनी गहरी हो चुकी थी कि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे या नॉर्मल था? नहीं, लोग नॉर्मल रहते हैं। इस बार जो अलग था वो ये था कि लोग शेल्टर्स में जा रहे थे। उस समय हम लोग खुद बाहर खड़े होके ना मोबाइल से वो आसमान में, और मैं बहुत मजाक करती थी कि रामायण महाभारत को मैं आसमान में देख रही हूँ, टकराते हैं तो बड़ा रोमांच होता पहली बार रोमांच था। हाँ, तब मुझे लगा मैं पहली बार देख रही हूँ, मैंने उसका वीडियो बनाती थी। मैंने देखा बाकी लोग सारे दौड़ के जा रहे हैं शेल्टर में। मैंने कभी इजराइल को ऐसा देखा नहीं था। सड़क पे जाते हुए भी सायरन्स बजते थे, और जब सड़क पे सायरन बजता है तो आपको बस गाड़ी से उतर के नीचे लेट जाना होता है। आपका शार्पनल 45 डिग्री पे ऊपर जाता है। पहले तो ज्यादातर वैसे भी ईरान में होता रहा, इजराइल में तो नहीं ना। तुरंत रिटेलिएशन हुआ था। तुरंत रिटेलिएशन हुआ। इजराइल का जो एयर डिफेंस है वो ऐसा नहीं है कि वो 100% कवरेज दे रहा है। अब अगर आप और मैं बैठे हैं, मान लीजिए कि आप एक इमारत है, मैं एक इमारत हूँ, ये नो मैन्स लैंड है। अगर यहाँ पर आ रहा है इजराइल उसको गिरने देगा, वो उसके लिए अपने मिसाइल को बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि उनका भी खर्चा है। तो उनके आप अधिकांश उन जगहों पर देखेंगे डैमेज होता हुआ जहाँ पर कोई नहीं रह रहा है। तो उस डैमेज को क्या हम डैमेज मानेंगे? अगर लोग बॉम्ब शेल्टर्स में नहीं जा रहे होते तो उतनी ही लोगों की जान गई होती जितनी की ईरान में जा रही है। इसमें मुझे यूक्रेन का एक किस्सा याद आ गया, लेकिन रहने दीजिए, कभी आगे नहीं, अभी बताते ही चलते हैं। बता। यूक्रेन में एक बार वहां रील कट जाएगी। रात में बहुत बमबारी, इतना अलर्ट पे रहना पड़ता है लोगों को। अगर अलर्ट नहीं, एक दिन मैं सोती रह गई, डे 2। उसके बाद जो साउंड आया ना, जो 5 मिनट बाद, वो मेरी कान में घंटी बज गई थी। बिल्कुल इतनी तेज आवाज वो थी। यही ट्रम्प जो सबके युद्ध खत्म कराते आ रहे थे, अपना युद्ध खत्म नहीं करा पा रहे हैं। वेस्ट एशिया में जंग छिड़ी हुई है और अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। अभी जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तब ट्रंप ने एक चेतावनी दी है और उससे एक गहमा गहमी मची हुई है। ट्रंप ने कहा है कि आज रात वो एक सभ्यता ख़त्म कर देंगे। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि ट्रंप जो कुछ कहते हैं वो करते नहीं हैं अक्सर, तो ये ना ही हो। लेकिन कोई नहीं जानता कि अब ये जंग कितनी ज़्यादा संगीन होने जा रही है, या फिर ये एक अंत है, या तो समझौता होगा या फिर अब एक फुल फ्लेज्ड वॉर होनी ही है। जो भी होगा उस पर तो बात करेंगे, लेकिन अभी तक हमने इस पॉडकास्ट में दूर दूर से बात की है, एक्सपर्ट्स को बुलाया है, डिप्लोमेट्स को बुलाया है, और हमने उनसे समझा है कि इस जंग को देखने का उनका नज़रिया क्या है। आज पहली बार हमारे साथ एक ऐसी मेहमान हैं जिन्होंने ये जंग अपनी आंखों से देखी है। पिछले महीने वो इजराइल में थीं और लेबनान के बॉर्डर तक भी गईं। आपने उन्हें आज तक पर देखा होगा। मैं बात श्वेता सिंह की कर रहा हूं, जिन्हें आप अक्सर आज तक की स्क्रीन पर देखते हैं, और वो आज पहली बार किसी पॉडकास्ट में आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी। थैंक यू। मुझे पता नहीं कि किस तरफ देखकर बोलना है, इसीलिए मुझे देखना है। हाँ, ये बात ठीक है आपकी, टीवी में और पॉडकास्ट में ही फर्क है। पॉडकास्ट में आमने सामने से देख के बात। हाँ, ये माइक भी पूछ लिया ना मैंने। हाँ, असली माइक है, हम नहीं लगाते लैपटॉप। बहुत बहुत स्वागत है मैम। और आप इससे पहले और भी जंग कवर कर चुकी हैं, है ना? और ये आपकी मेरा ख्याल है दूसरी तीसरी जंग होगी। हाँ, मतलब अगर हम इंडिया वालों को माइनस कर दें तो। हाँ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का जितना एक्सपीरियंस इंडिया के अंदर कोई भी एक डिफेंस जर्नलिस्ट को रहता है, मुझे लगता है कि बाहर जाकर आप उसे इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मुझे हमेशा मैं ये कहती हूँ कि एक कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टर के लिए ज़्यादा आसान होता है किसी दूसरे देश की जंग को कवर करना, क्योंकि आपका इमोशन उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता है जैसा आपके देश में होता है। क्योंकि वहाँ पर कोई भी अगर प्रहार हो रहा हो तो वो कोई आपकी कंट्री का पार्ट होगा, उसमें कोई आपका दोस्त रहता होगा, कोई रिश्तेदार रहता होगा, आपके सैनिक होंगे, आपकी चीज़ें होंगी, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। ऑपरेशन सिंदूर ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर रिस्क वाली चीज़ हटा दीजिए आप, वो इमोशन कम से कम हट जाता है। आप थोड़े न्यूट्रल रहते हैं। हाँ, तो वैसे पहला सवाल तो मेरा कुछ और था, पर आपने बात छिड़ी तो मैं पूछ लूं कि
जैसे आप इजराइल गई, आपको अब मैं पूछूंगा आपसे, आप ईरान जाने का मौका नहीं मिला या आप गई नहीं, तो इसमें ईरान भी एक पार्टी था, आप वहाँ नहीं थी। क्या कई बार ऐसा नहीं होता कि जिस मुल्क में हम कवर कर रहे होते हैं हम ज़्यादा उसके नज़रिए से प्रभावित होते हैं? दूसरा, वहाँ जो कुछ घटा होता है हमें लगता है ये पीड़ित है, ऐसा नहीं होता? नहीं, ये होता है। अब मैं 2023 में जब इजराइल गई थी और वहाँ पर हमास के विरुद्ध उनका जंग चल रहा था गाज़ा में, तो क्योंकि आप उस देश से नहीं हैं, आप हर पक्ष पढ़ते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं होता है कि आपकी टाइमलाइन में सिर्फ वही आ रहा होता है। यरूशलेम पोस्ट ही चलेगी। बिल्कुल, आपको हर तरफ की चीज़ें आ रही होती हैं, तो आप देखते रहते हैं और आपको कहीं पर समझ में आता है कि हाँ, इनका ऑफ कोर्स वो जंग और ये जंग अलग है। इजराइल के लोगों को जब अबडक्ट करके ले जाया गया था और वहाँ पर वो उनको छुड़ाने के लिए कर रहे थे, वो अलग था। ये जंग अलग है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि पूरी दुनिया में किसी का भी कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन आप जब इजराइल के भीतर रहते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ का जो आम आदमी है वो भी उतना ही पीड़ित है। वो बच रहे हैं इसीलिए क्योंकि उनके पास एक नेटवर्क बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, उनके देश ने इन्वेस्ट किया है उस चीज़ पर फिर आप वो नहीं सोचते हैं कि क्या, कैसे, क्यों करना चाहिए था या नहीं। वो चीज़ें मुझे लगता है कि भविष्य में जब ये इतिहास हो जाएगा तब उसको जज किया जाएगा। लेकिन लोगों की व्यथा हर जगह सेम रहती है। वो तो है। अच्छा, ये बताइए, जब अभी आप इजराइल गई थी, मेरा ख्याल है आप अभी बता रही थी 7 तारीख थी, जंग शुरू हो चुकी थी 28 फरवरी को, और 7 मार्च आप गई, तो कैसे प्लानिंग होती है, कैसे तय होता है? क्या आपके बॉसेस तय करते हैं? आप लोगों को लगता है कि जंग कवर करनी चाहिए? लोग ये समझना जानना चाहेंगे, आप चुनते कैसे हैं कि यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है? अच्छा, एक ना वो रेस होती है, सब आपस में ये होड़ होती है किसको पहला वीज़ा मिल जाएगा। हाँ। तो जो हम लोग 4-5 लोग हैं जिनमें ये रहता है कि वीज़ा पहला कौन ले लेगा, किस जगह का ले लेगा। अगर किसी जगह का वीज़ा किसी को मिल गया है तो फिर आपको जल्दी से जल्दी दूसरी जगह का वीज़ा लेना है क्योंकि वो आपको खुद उस करना देश है। में भी कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये तय करना होता है। नहीं, मतलब जितनी पार्टीज हैं इसमें, ओके, अच्छा, उस जगह का, इजराइल, हाँ। ईरान वगैरह। जैसे जब देखिए, जब यूक्रेन वाला था उस समय गौरव वहाँ पर थे, और गौरव ऐसे टाइम पर गए थे जब मुझे याद है कि बहुत सारे लोग बहुत बोला करते थे, अरे तुम लोग टीवी वाले बढ़ा चढ़ा के देखते हो, कोई वॉर नहीं होनी है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स तक बोल रहे थे ये चीज़। मुझे याद है वो कुछ लोग ऐसे थे जो यूक्रेन से जाना नहीं चाहते थे और उन्होंने इससे कहा कि आप लोग ऐसे ही बोल देते हो, हमारे घर में सारे वरिड हैं। और फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद जंग हो गई। तो उसके बाद सबसे पहले उस समय गौरव को पहले वीज़ा लग गया था, मेरा वीज़ा नहीं लग पाया था उस टाइम पर। मेरे पास वीज़ा आ गया, उसके बाद मैं वेट कर रही थी कि अब वॉर हो ही नहीं रहा है तो क्या पॉइंट है, तो वो रख कर भूल गए थे हम लोग। लेकिन जब वॉर छिड़ गई, पहले ही दिन वहाँ पर एयरपोर्ट को बॉम्ब कर दिया था, तो आपके पास कोई एयरपोर्ट नहीं था जिससे आप जा सकते थे। तो गौरव और उनके टाइम कुछ और जर्नलिस्ट भी दूसरे चैनल्स के भी गए थे, न्यूज़पेपर्स के भी थे, वो लोग गए थे तब कीव एयरपोर्ट खुला हुआ था। लेकिन जंग छिड़ने के अगले दिन मुझसे कहा गया कि तुम्हारे पास वीज़ा है, तुम जाओ। अब मुझे फिगर आउट करना था मैं कहाँ से जाऊँ, कोई एयरपोर्ट ही नहीं था। सिमिलरली यहाँ पर इजराइल वाला, अच्छा जब हमास वाले टाइम 2023 गई, उस टाइम तो एयरपोर्ट फंक्शनिंग था, उस टाइम आप एयरपोर्ट से गए नहीं, तब तो जंग बिल्कुल एक जगह पर सीमित थी। और गाजा हाँ, पट्टी वहाँ पर कोई एयरपोर्ट की बात ही नहीं थी। बिल्कुल। आपको सिर्फ वो वाले सदर्न बॉर्डर के आसपास आप रहते थे, वहाँ से आप रिपोर्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर आपको वीज़ा का रेस है, जिसको पहले मिल जाए। जैसे उसके बाद जब लेबनान वाला हुआ था, जब इजराइल की तरफ से शुरू किया, अंदर हाँ, घुस गया था उस टाइम मेरा नंबर 3 पे वीज़ा लगा था, 2 लोग जा चुके थे, मेरी बारी नहीं आई थी। तो पहले ये होता है हाँ, सबसे पहले आपको वीज़ा, हाँ, तो वो भी तो आपको ही लगवाना है। ऐसा थोड़ी कि आपकी ट्रैवल टीम लगवा रही है कोई, उसमें आपको लगवाना है। ठीक है, एक पूल ऑफ डिफेंस रिपोर्टर्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट कवर करने के लिए रेडी हैं। कंपनी किसी को नहीं कहती है कि आप जाइए, ऐसा नहीं कि कोई विलिंग नहीं है और उससे कहा जाए कि तुम जाकर कवर करो। तो अलग अलग स्ट्रेंथ होता है लोगों का। मुझे लगता है कुछ लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं, कुछ लोग सोचते नहीं है कि क्या हो जाएगा, मतलब कॉन्सिक्वेंसेज नहीं सोचते हैं, ऐसे लोग होते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग वाले। तो मतलब इस बार मेरा सबसे पहले इजराइल का वीज़ा लग गया था। नहीं लगता तो मैं लेबनान के बारे में सोचती, वहाँ का अशरफ का वीज़ा लग चुका था। अशरफ वानी थे वहाँ। ईरान किसी को वीज़ा दे नहीं रहा था, अभी भी नहीं दे रहा है। अच्छा, हाँ, तो इससे पहले हमारे सुमित
चौधरी हैं, वो ईरान इकलौते जर्नलिस्ट इंटरनेशनली जो गए हैं वहाँ पे। उन्होंने बहुत उनके लैब्स वगैरह कवर किए, किसी को उतना एक्सेस मिला नहीं था। तो ही प्रोवाइड्स अस गुड इंसाइट्स, बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं वहाँ के बारे में। अभी ईरान वॉर का जो हमारा एक ऑलमोस्ट एक कंप्लीट कवरेज हो पा रहा है, वो इस वजह से क्योंकि हमारे जर्नलिस्ट ईरान भी होकर आए, इजराइल रहे, ऑफ कोर्स लेबनान का पूरा हमने बताया, एंड चल रहा है बस। आई होप ख़त्म हो। तो एक तो ये अपने आप में छोटी मोटी जंग है कि भाई पहले तो आप देखो कि वीज़ा लग जाए, हाँ। और जिसका लग गया वो पहुंचता है, उसके बाद फिगर आउट करें कि मैं कैसे जाऊँ। कैसे जाऊं भी होता है। इसमें क्या क्या हुआ आप मुझे फिर अब यही बताइए पहले तो। 28 को जब जंग छिड़ी उसी दिन मैंने फ़ौरन, क्योंकि अब आप एंकर भी हैं तो आपको फ़ौरन जैसे ही पता चला कि अटैक हुआ है, छुट्टी का दिन था, छुट्टी के दिन को ही चुना इन लोगों ने, और उस दिन मैं फ़ौरन ऑफिस आई। ऑफिस में आप सबसे पहले देखो, क्योंकि बिना ब्रेक के जाते हैं हम लोग, तो बिना ब्रेक के जा रहे हैं तो आप मोबाइल उठाकर उस टाइम कोई एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं फिल कर सकते हैं। तो वो उतनी देर मुझे वेट करना पड़ रहा था और मुझे लग रहा था मुझसे पहले कोई वीज़ा ना डाल दे। लेकिन जब आप 6-7 घंटे एंकर करने के बाद आपको जब रिप्लेसमेंट एंकर आता है, उस टाइम आप फ़ौरन उठते हैं, जाते हैं, और मैंने अपना फॉर्म भरा। जो जिनके कुछ प्रेस ऑफिसर्स होते हैं हर एम्बेसी में, उनको मैसेज डाला कि प्लीज़ हेल्प आउट। उन्होंने कहा कि यस वी आर लुकिंग इनटू इट। तो मंडे से सैटरडे छुट्टी होती है इसराइल में, युद्ध हो चाहे नहीं हो। अच्छा। सैटरडे छुट्टी उनकी होगी, हमारी छुट्टी कैंसिल होती है यहाँ, उनकी छुट्टी होती है। तो उन्होंने कहा आप अप्लाई कर दीजिए, तो मैंने मंडे मेरा चला गया। अब उन्होंने जर्नलिस्ट वीज़ा नहीं दे रहे थे क्योंकि नेचुरली उनके और कुछ प्रोसेसेस अफेक्टेड हैं, तो B2 कैटेगरी में वीज़ा दे रहे थे, तो वो मैंने अप्लाई किया। साथ में आप एक GPO कार्ड लेना ज़रूरी होता है वहाँ पे, विच इज़ जो गवर्नमेंट प्रेस ऑफिस जिसको कहते हैं। तो वो कोई भी कंट्री अगर आपको आने दे रही है तो वो आपका, आजकल सोशल मीडिया भी पूरा प्रोसेस करती है, आप क्या स्टोरीज चला रहे हैं। तो बाय एंड लार्ज हमारा ग्रुप न्यूट्रल है। हमारे ग्रुप में हम लोग कोई एक बहुत हार्श लाइन नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ हमारे ग्रुप के लिए कम से कम एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि आपको प्लेन फैक्ट्स रिपोर्ट करने के लिए आपको ये, आप इन अ बेटर पोजीशन होते हैं वीज़ा लेने के लिए, या फिर डिप्लोमेटिकली आप जब मतलब उस कोई क्षेत्र भी में दूतावास से परसेप्शन नहीं बनाता है बिल्कुल कि वहां जाकर क्या करने वाले क्या हैं। करने उन्हें वाले लगता है कि भाई हमने देखा तो ये क्या कर रहे हैं, यही करेंगे। सो वीज़ा लगा। उसके बाद वीज़ा लगने के बाद ये नहीं समझ में आ रहा था कि जाएं कैसे। बहुत सारे जर्नलिस्ट थे जो इजराइल में फंसे हुए थे, जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, जो PM के साथ गए थे टूर पे। हाँ बिल्कुल, तभी तो हो हमारा गया कोई तुरंत। जर्नलिस्ट नहीं गया था, हाँ ओके। हमारा कोई रिपोर्टर नहीं गया था उस कवरेज के लिए, बिकॉज हमने सोचा था कि छोटा टूर है, हाँ तो दैट इज़ वाई वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी था इजराइल। सो पर कोई ग्राउंड की वैसी स्टोरीज आई नहीं थी। मुझे लगता है उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू के अराउंड कुछ स्टोरीज आ रही थी, बट ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो पहले तो ज्यादातर वैसे भी ईरान में होता रहा, इजराइल में तो नहीं नहीं ना। तुरंत रिटेलिएशन हुआ था। तुरंत रिटेलिएशन हुआ था वहाँ पर। जो पुराने अटैक्स थे वो देखने के लिए भी मुझे जाना पड़ा वहाँ पर कि क्या कितना इम्पैक्ट है, कैसे एयर डिफेंस के बावजूद क्या इम्पैक्ट है। तो वहाँ पर डे 1 पे ठीक है ईरान पे पूरा अटैक हुआ था, डे 2 से इजराइल के ऊपर हो रहा था। ओके, तो आप पहुंची 7 तारीख को बेसिकली। हाँ, तो मैं फिर मैंने, आप वर्ल्ड मैप जो आपने लगाया हुआ ना यहाँ पर हर जगह, तो वर्ल्ड मैप रखा सामने और देखा कि ये कंट्री नहीं, इसका तो नो फ्लाइट। फिर एक जॉर्डन एक कंट्री निकला जिस पे फ्लाइट जा रही थी। पर जॉर्डन से आप कैसे जाएंगे? अम्मान से करीब 2-2.5 घंटे इजराइल का वो। अच्छा, इजराइल और जॉर्डन के कई बॉर्डर्स ऐसे हैं जहाँ से आप जा सकते हैं, पर इनमें एक बॉर्डर है जो जहाँ से डिप्लोमैट्स वगैरह उनके लिए 24 घंटे खुला है। एक बॉर्डर है जहाँ से ज़्यादा संख्या में पैलेस्टीनियंस जाएंगे, लेकिन एक बॉर्डर पर्टिकुलर वहाँ से क्रॉस करना था। और क्रॉस कैसे करेंगे आप? किसी भी कंट्री के बॉर्डर को पार अगर कर रहे हैं, आपको वीज़ा क्या, फिर मैंने देखा अपने वीज़ा को ध्यान से, तो उसमें लिखा था कि बॉर्डर क्रॉस करके ही आना है, बिकॉज दे ऑल्सो न्यू कि अभी बंद है। ओके।
तो फिर अम्मान पहुंची मैं, सैटरडे था वो, और सैटरडे को छुट्टी इजराइल की छुट्टी, वॉर के बीचों बीच जो हमारी छुट्टियां कैंसिल हो रही थी, पर वहाँ होती उनकी वॉर के बीचों बीच छुट्टी। हाँ, क्योंकि वो एक बड़ा धार्मिक कारण है यहूदियों में। नहीं ठीक है, हाँ, वो रखते ही हैं। आपको मिल जाता है मंगल को छुट्टी, यहाँ नहीं मिलेगी, वहाँ मिलती है पर। तो छुट्टी किसी को, यहाँ पर हमारी छुट्टियां कैंसिल, वहाँ छुट्टी। अच्छा, जॉर्डन में ज्यादा वो था, जॉर्डन में सायरन तो बजता था, बॉम्ब अलर्ट तो वहां आते थे, पर बॉम्ब शेल्टर नहीं था। ओके, वहाँ कुछ नहीं था। तो बॉम्ब अलर्ट है, आप आराम से खड़े रहिए। हाँ, करोगे क्या? कर ही क्या लोगे? हाँ, ऐसा भूकंप आया तो अब जो है सो है आपको खड़े रहना अपार्टमेंट में। तो जॉर्डन में एक दिन मुझे जॉर्डन में बिताना पड़ा, जहाँ पर आपको बॉम्ब अलर्ट्स आते थे। मेरे ड्राइवर ने कहा कि मैं आपको चलकर कुछ एरियाज दिखाता हूँ, पर वहाँ पर भी डे 2 पे अटैक हो गया था एक। पर जॉर्डन इज नॉट वेरी ओपन अबाउट टॉकिंग अबाउट इट्स अटैक्स, तो वो ऑफिशियली नहीं बताते, पर वो एक पेट्रियट सिस्टम पे हुआ, इसका थार्ड पे हुआ, थार्ड बैटरी इसकी अमेरिका की लगी हुई थी ना, हाँ, उस पे अटैक हुआ था और वो डिस्ट्रॉय हुई थी। वो उसी पे ही कर दिया, उसी पे किया, उसे ही रोकना भी था। हाँ जी। तो वहाँ पर हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग प्लान हुआ कि 8 बजे सुबह उठ के निकलेंगे बॉर्डर के लिए, और बड़े मिलते जुलते नाम वाले 2 बॉर्डर है, किंग हुसैन और किंग समथिंग, शेख हुसैन, सॉरी नॉट किंग हुसैन और शेख हुसैन। मुझे लग रहा था दोनों एक ही बॉर्डर है, पता चला दोनों अलग अलग बॉर्डर हैं। तो मुझे जाना था शेख हुसैन से। वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो पुराने टाइम में कश्मीर में जब हम लोग जाते थे श्रीनगर एयरपोर्ट, तो बहुत लंबी दूरी थी जहाँ पर पहला आपका बैग चेक होगा और सेकंड टाइम जहाँ चेक होगा और फिर फाइनल जहाँ चेक होगा। अब तो खैर वो चेकिंग्स बहुत स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं इंडिया में, लेकिन वो वाला एक्सपीरियंस बहुत काम आया। लेकिन आप लंबे दौरे के लिए बड़ा बैग जिसमें बुलेट प्रूफ आपका रखा है, आपका हेलमेट रखा है, आपका बैकपैक रखा है, जो पर्सनल सामान भी तो ले ही जाएंगे आप, थोड़ा बहुत खाने का भी ले जाते हैं कि पता नहीं खाना मिलेगा या नहीं, और इंडियन मिलेगा कि नहीं, और साथ में आपको इक्विपमेंट ले जाना है क्योंकि आपको शूट खुद से करना है। आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, आप अकेले ही गई थी? अकेले गई, कैमरामैन वगैरह कोई नहीं था? नहीं। ओके। तो एक बैकपैक पीछे, एक बैकपैक सामने, एक बैग हाथ में, और वो लेके जब आपको पैदल चलना होता है ना, उस पर फिर रखना पड़ता है उठा के उससे, जिस पे आपका सामान चेकिंग के लिए जाएगा। फिर वहाँ जाके अगर उस पर कुछ ऑड दिख रहा है उनको, तो वो पूछेंगे, अब वो पूछेंगे कि आप हेलमेट क्यों ले जा रहे हैं, फिर आपको बताना होता है कि आप जर्नलिस्ट हैं। तो यहाँ से जाने में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, मतलब जॉर्डन क्रॉस करने में। जॉर्डन आप क्रॉस किए, फिर वो वीज़ा आपको लगाते हैं, उनका सिंगल डे, मतलब एक एंट्री आपका जॉर्डन में आप एंटर कर गए हैं तो आपको एक 40 दिनार का वीज़ा लगाएंगे, जिसमें आप एक बार पार कर गए तो वो वीज़ा ख़त्म है, क्योंकि आप मल्टीपल एंट्री नहीं है, सिंगल एंट्री वीज़ा है। एक बार गए तो गए। वो मुझे वज़न याद आ गया असल में सारे सामान का सांस चढ़ गई वो करके आप, अच्छा वहाँ पर अंग्रेज़ी नहीं बोल रहा है कोई, सब आप 1-2 वर्ड्स हैं जो आपके कॉमन हैं जिसमें दोनों समझ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि क्यों जा रही हो, वहाँ बहुत खतरा है। तो वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है, कुछ शब्द मुझे लगता है, बिकॉज पता नहीं, कुछ शब्द सिमिलर हो जाते हैं। तो आपका इसमें मुझे यूक्रेन का एक किस्सा याद आ गया, लेकिन रहने दीजिए, कभी आगे नहीं, अभी बताते ही चलते हैं। बता दीजिए। यूक्रेन में एक बार वहाँ पर खाना बड़े बहुत वो हो जाता था कि आपको मिलता ही नहीं था कहीं पर खाना, क्योंकि वहाँ जो कन्वीनियंस स्टोर्स थे वो बंद हो जाते थे। वहाँ भी अगेन नो एयर डिफेंस, वहाँ तो आर्टिलरी की भी लड़ाई चल रही थी। तो एक दिन पता चला कि सुपरमार्केट खुला हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो कुछ मिला नहीं, एक पैकेट ब्रेड मिला। हम लोग एक घर में रह रहे थे उस टाइम, किसी इंडियन ने खाली करके वो गए थे अपना सेफर जोन में, और हम लोग वहाँ पर रह रहे थे। तो बस ब्रेड के साथ कैसे खाएं, बटर ढूंढ रहे हैं, बटर मिल नहीं रहा है। फिर वो एक मोहल्ला था, वहाँ पर एक छोटी सी दुकान थी, एक बूढ़ी औरत और बैठी हुई थी वहाँ पे। अब उनको इतनी सारी चीज़ें, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ था वो पढ़ नहीं पा रहे थे। तो उनको मैं दिखा के पूछ रही थी कि ये क्या है, वो मैं दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रहे थे। अब लगा कि यार सब कुछ ले लें क्या, लेकिन लाइन भी लगी थी। मैं पूछती रही, बटर 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 बटर, कुछ नहीं पता।
लास्ट में जब मैंने सोचा कि अब छोड़ दो, वो जैम जैसा भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैंने एक पैकेट उठा के उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा ये मस्का। बोले यार पहले बोल देती। तो मस्का मस्का ही तो चाहिए। फिर उसके बाद वो बटाटा को बटाटा मतलब आलू को बटाटा बोल रहे थे, वाह, बटर को मस्का बोल रहे थे, कुछ शब्द देख बहुत सारे। तो फिर मैंने बहुत सारे हिंदी शब्दों में भी कोशिश की। फिर मैंने रियलाइज किया कि अगर आप विदेशी जमीन पे जहां आपका लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं, आप अपनी लैंग्वेज मातृभाषा में बोलते हैं, तो वो आपका एक्सप्रेशन ज्यादा जेन्युइन होता है। हाँ, वाह, वो जाने पानी को क्या बोले, लेकिन अगर आप पानी बोलेंगे तो आपके चेहरे पर जो भाव आ रहा है आपको मिल जाता है। तो एनीवे, यही मैंने, जब अंग्रेजी कोई सामने नहीं समझता है तो मैं हिंदी पे उतर जाती हूँ, वो मेरी बॉडी लैंग्वेज से चेहरा देख के समझ समझ लेते जाता हैं है ये कह रहा हो। बिल्कुल। अच्छा, तो खैर मैं सामान लेके वहां से पार हुई। वहां पर मुझे जॉर्डन बॉर्डर पे सबने मतलब अपने तरीके से बहुत सिंपथी दिया कि इजराइल जा रही हो, बहुत कठिनाई होगी, और मुझे लग रहा था यहाँ भी है कठिनाई वहां भी, कठिनाई यहाँ भी है, बस वेस्ट बैंक पूरा बिल्कुल, चूंकि आप देख नहीं रहे हैं तो आपको पता नहीं है बिल्कुल कि क्या वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। जब इजराइल के भीतर मैं घुसी, उस समय तक मेरा जीपीओ कार्ड आया नहीं था, और मेरा वीज़ा था B2 वीज़ा। जी, B2 वीज़ा इज़ अ टूरिस्ट वीज़ा। आप जूइश नहीं हैं, आप इजरायली नहीं हैं, आप वहाँ पर जब पहुँचते हैं, कई बार हम इंडियंस का फीचर्स अरबिक भी होता है काफ़ी, और वो आपको मिसट्रस्ट के साथ देखते हैं। लेकिन उस पूरे एरिया में, जॉर्डन में भी इंडियन पासपोर्ट बड़ी इज्जत से सबने आपसे सुलूक किया, और इजराइल के भीतर तो नेचुरली इंडियन पासपोर्ट से वो दोस्त देखते हैं, मानते हैं। और वहाँ पर लेकिन उन्होंने, जब मेरा सामान चेक होके निकला वहाँ से, तो फिर मुझे रोका, पूछा कि आप क्यों जा रही हैं। मैंने कहा जर्नलिस्ट। उन्होंने कहा जीपीओ कार्ड। अब मेरे पास एक पुराना कार्ड था जो 2023 में एक्सपायर, वो 1 महीने के लिए देते हैं। अच्छा। जीपीओ कार्ड, तो वो एक्सपायर कर चुका था। तो उसने कहा कि इस पे तो नहीं होगा। आई सेड मैंने अप्लाई किया है, मैंने अप्लाई करके मेल दिखाया। उसने कहा आपको बैठना पड़ेगा। और जैसे उसने कहा, मतलब एकदम किस्मत से उसी टाइम टिंग मेल की आवाज़ आई और आया, योर जीपीओ कार्ड इज़ रेडी, नंबर दिस प्लीज़ कलेक्ट। मैंने उसको दिखाया, उसने कहा ठीक है आप आ जाइए। इतनी बार मैं 6 बार अपना सामान उठा रख वापस उठा चुकी थी। और बाहर जब निकली मैं, तो वहाँ पर पूरा जैसे बॉर्डर फेंसिंग होती है उस तरह की फेंसिंग थी। एक ब्रिज होता है जो दोनों देशों को जोड़ता है, जॉर्डन और इजराइल को। वो ब्रिज पे आप एक शटल बस से क्रॉस करते हैं उसको, और उसके बाद वापस फिर इजराइल में सामान चेक एंड वही वीज़ा वाला पार्ट, वो ठप्पा आपका लगता है। और फिर आप बाहर निकलते हैं तो आपको टैक्सी लेनी होती है टेल अवीव जाने के लिए। और वो टैक्सी लेना भी अपने आप में एक वो होता है, पर चूंकि टूरिस्ट कम थे तो वहाँ से टैक्सी मिली। पर इजराइल में माहौल कैसा था उस वक्त? बम तो बरस ही रहे थे, बम बरस रहे थे। आपको सड़क पे जाते हुए भी सायरन्स बजते थे, और जब सड़क पे सायरन बजता है तो आपको बस गाड़ी से उतर के नीचे लेट जाना होता है। अच्छा, वहाँ इंस्ट्रक्शंस? हाँ, इंस्ट्रक्शंस हैं ये। क्योंकि वो आपका शार्पनल 45 डिग्री पे ऊपर जाता है, तो अगर आप ज़मीन पे लेटे हुए हैं, ये पूरी वर्ल्ड ओवर रूल है। कॉन्फ्लिक्ट जोन में हर एक आदमी को ये जानना चाहिए कि अगर कोई भी सायरन है, आपके पास बचने की जगह नहीं है, तो आपको ज़मीन पे लेट जाना। आपकी किस्मत बहुत ख़राब होगी तो आपके ऊपर आकर गिरेगा। जैसे आप वो जर्नलिस्ट याद कीजिए RTV का, जिसके पीछे आके शेल गिरता है, वो भी सीधा नीचे ज़मीन पे लेटते हैं, तो आपको इंजरीज के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो 45 डिग्री पे अगर ऊपर जाएगा। तो ये हमारी बॉर्डर पे रिपोर्टिंग करते हुए ये हमारी ट्रेनिंग रही है कि आप उस समय कहाँ होता था कोई बॉम्ब शेल्टर उस समय नहीं है था। हाँ, तो जिसे जहाँ जो आड़ मिली वैसे बचते थे। तो अब ये है कि जैसे आए तो आप अपना जमीन पे लेट जाओ जाते हैं। हाँ। वो मतलब बेस्ट चांस ऑफ सर्वाइवल होता है वो। मतलब 100% नहीं है, पर बेस्ट चांस है। अभी मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन ये बताइए यहीं पे कि क्या जो जर्नलिस्ट कवर करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को, वॉर को, तो उनकी कोई अलग तरह से ट्रेनिंग ब्रीफिंग कुछ होती है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। ये इंडिया में नहीं होती कि होती ही नहीं? मतलब कहाँ? नहीं, इंडिया में नहीं होती है। ऑन द जॉब आप सीखते हैं। पर मुझे लगता है कि जो आपको ये, जैसे
जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कैसे हो, पॉलिटिकल जर्नलिज्म कैसे हो, ये बताया जाता था, पर डिफेंस कभी नहीं बताया गया है। आई डोंट नो अब जो लोग पढ़ते हैं जर्नलिज्म, अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है, उसमें क्या डिफेंस जर्नलिज्म है या नहीं, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको नहीं है। नहीं, इसका एक कारण तो ये भी होगा कि भारत में इतने कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उस तरह वॉर नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत हैं, लेकिन हम पता उस है तरह नहीं नितिन, कवर करने जाते। इसका एक बहुत बड़ा फ्लिप साइड है। मैंने देखा कि यूक्रेन में हम लोग तो कवर करके आए थे, बहुत सारे जर्नलिस्ट वहां पर गए थे, वो लोग टैंक्स के ऊपर खड़े होकर पीस टू कैमरा उन लोगों ने किया। इट इज अ कंप्लीट नो। आप टैंक के कोई भी चीज जो एक कॉन्फ्लिक्ट जहां से होके गुजर जाता है ना, चाहे एक डिस्ट्रॉयड ब्रिज हो, एक बिल्डिंग हो, एक टैंक हो, एक बंदूक हो, आप उसके ऊपर नहीं खड़े होते हैं, उसके दायरे में नहीं जाते हैं, क्योंकि पूरा चांसेस होता है कि वो दोबारा एक्सप्लोड कर सकता है। लेकिन अगर लोग उस पर जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है वो फ्रेम बहुत अच्छा है, पर ये स्टूपिडिटी है। उस लालच से बचने की जरूरत है। आई थिंक वहां पर वो ट्रेनिंग काम आएगी। ये होता है। आप मतलब मैंने छोटे धीरे धीरे शुरू किया है, ठीक है, एक टेररिस्ट ऑपरेशन हुआ, उसमें आप सुन के सीखते हैं, पर मुझे लगता है कि कोर्स का मॉड्यूल बनना चाहिए। पर अब होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली यही हुआ है कि इतनी चारों तरफ वॉर है। हाँ। और हिंदुस्तानी मीडिया भी वॉर कवर करने जाता है। हाँ। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि अब कम से कम शुरू हो जाए। हाँ। पहले था नहीं था जो भी। अच्छा, बहरहाल आप पहुंचे इजराइल। आमतौर पे जो ट्रैवल ब्लॉगर्स जाते हैं, जिनके नज़रिए से हम इजराइल देखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वहाँ जिंदगी रुकती नहीं है, लोग जाते हैं उसी तरह से दफ्तर, कॉलेज, ये सब। लेकिन क्या जब आप पहुंची थी, वॉर इतनी गहरी हो चुकी थी कि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, या नॉर्मल था? नहीं, लोग नॉर्मल रहते हैं। इस बार जो अलग था वो ये था कि लोग शेल्टर्स में जा रहे थे। जब मैंने इससे पहले, चाहे लास्ट ईयर का कॉन्फ्लिक्ट हो जो 12 डे वॉर हुआ था जी, या उससे पहले का हमास वाला हो, 2023 में ही पहली बार मैं इजराइल गई थी, उससे पहले नहीं देखा था मैंने। पर उस समय हम लोग खुद बाहर खड़े होके ना मोबाइल से वो आसमान में, और मैं बहुत मजाक करती थी कि रामायण महाभारत को मैं आसमान में देख रही हूँ, टकराते हैं, तो बड़ा रोमांच होता है पहली बार देखने पर। हाँ, तब मुझे लगा मैं पहली बार देख रही हूँ, मैंने उसका वीडियो बनाती थी। इस बार मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं, और मुझे कहा गया कि कहा नहीं गया, मैंने देखा बाकी लोग सारे दौड़ के जा रहे हैं शेल्टर में। मैंने कभी इजराइल को ऐसा देखा नहीं था, तो मैंने सोचा कि पहली बार बॉम्ब शेल्टर में जाऊं, जरा लोगों से बात करूं, उसके बाद पता चले। एक्चुअली जिस तरीके से बॉम्ब शेल्टर्स के चिथड़े उड़ गए थे, जिस तरीके से इस बार मिसाइलें हिट कर रही थी, तो इस बार इजराइल में वो सतर्कता बहुत ज़्यादा थी। मतलब अगर कोई वो सी साइड, जो उसका बहुत बड़ा स्ट्रेच है टेल-अवीव का, जो सी साइड है जाफा से लेके पूरा शहर तक जी, तो लोग वहाँ पे अंडर वाटर डाइविंग कर रहे हैं, कोई वहाँ पर पैरा सेलिंग कर रहा है, वो सारे वो रेत लगा हुआ, वैसे वैसे लोग मुझे बॉम्ब शेल्टर के अंदर दिखे। फिर मैंने रियलाइज किया कि अच्छा, इस बार बाहर नहीं रहना चाहिए। हाँ, मतलब ये जो खबरें आ रही थी, बेसिकली अब वॉर में क्या है ना कि इतना एक अलग ही इन्फॉर्मेशन वॉर होता है भाई, ईरान की मीडिया का पता ही नहीं चलता। और इजराइल से भी जो खबरें आ रही थी, तो अक्सर एक्सपर्ट यही कहते हैं, जो हमारे यहाँ भी आते हैं, कि आप जो का त्यों भरोसा मत करो, वो अपना नुकसान कम करके ही बताएगा, सब कम करके बताते हैं। पर आपसे इसलिए समझ रहा हूँ, क्या वहाँ पर थी, तो क्या ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार मार्च में जो कुछ हुआ इजराइल पर, वो पहले से ज़्यादा गंभीर था, और ईरान वाकई सटीक निशाना लगा रहा था? सटीक निशाना अगर होता तो वो मिलिट्री टारगेट्स पे होता, पर मुझे लगता है, देखिए अभी तक इजराइल में कितने लोग मारे गए हैं? लास्ट आई चेक 19। एक महीने से ज़्यादा के युद्ध में 19 लोगों की जान गई है। इंजरी ज़्यादा है, क्योंकि 2 ऐसे लोकेशंस थे जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग सायरन के बावजूद बाहर रहे। मिस बेंजामिन नेतन्याहू उसी एरिया को विजिट करने जाते हैं जहाँ पर एक मिसाइल अटैक होता है। टीवी पे बार बार सब बोलते रहते हैं मिसाइल मिसाइल मिसाइल, हर जगह मिसाइल से अटैक नहीं कर रहा ईरान, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंटली अटैक कर रहा है। उसको मालूम है कि अगर मेरे मिसाइल मैं 10 दागूंगा और 10 में से 8 भी अगर इंटरसेप्ट होंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो क्लस्टर बॉम्ब पे आ गया। अब इजराइल ने ये जरूर कहा कि क्लस्टर बॉम्ब क्यों, पर इजराइल ने खुद भी तो क्लस्टर बॉम्ब दागा था ईरान पर, जब पिछले साल हुआ था कॉन्फ्लिक्ट। तो क्लस्टर बॉम्ब आप उसे कह रही हैं जो बिखर जाता है गिरते ही? हाँ,
तो वो मिसाइल आ और रहे जो बड़ा हैं, खराब माना जाता है। आप इंटरसेप्ट उसको कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 80 निकल गए, क्या करोगे? ऐसे तो इजराइल का डैमेज वो है। और क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब ये नहीं देखता है कि आप मिलिट्री टारगेट है, वो तो एक टारगेट पर आया, वो जरूर सोच के करते हैं कि वो मिलिट्री टारगेट्स को कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश जो हो रहा है वो सिविलियन हो रहा है। सिविलियंस पे करता है। तो आई डोंट थिंक ईरान सिविलियन टारगेट्स को मतलब सोच करता कर होगा कर रहा है। टारगेट, हाँ, हाँ, नहीं करता होगा नहीं पर होता करेगा। है। हाँ, पर वो अगर हो जा रहा है, इसका मतलब कि वो टारगेट को हिट नहीं कर रहा है, वो मिलिट्री टारगेट सेफ है, गवर्नमेंट टारगेट सेफ है। सही। जहां पर अटैक्स आ रहे हैं, जैसे अब एक ड्रोन जहां पर बना करता था वहां पर भी, पर वो अबैंडन हो चुका था। इजराइल का जो एयर डिफेंस है वो ऐसा नहीं है कि वो 100% कवरेज दे रहा है। अब अगर आप और मैं बैठे हैं, मान लीजिए कि आप एक इमारत है, मैं एक इमारत हूं, ये नो मैन्स लैंड है, अगर यहां पर आ रहा है इजराइल उसको गिरने देगा, वो उसके लिए अपने मिसाइल को बर्बाद नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि उनका भी खर्चा है। तो उनके आप अधिकांश उन जगहों पर देखेंगे डैमेज होता हुआ जहां पर कोई नहीं रह रहा है, तो उस डैमेज को क्या हम डैमेज मानेंगे? नहीं। लेकिन अगर लोग बॉम्ब शेल्टर्स में नहीं जा रहे होते तो उतनी ही लोगों की जान गई होती जितनी की ईरान में जा रही है। ईरान से ही कंपेयर करूंगी क्योंकि गाजा में घनत्व आबादी का ज़्यादा था, तो लोगों की जान ज़्यादा जाती थी। यहाँ पर अगेन आपका पॉपुलेशन उतना डेंस नहीं है, लेकिन ईरान ने इस बार मतलब बिल्कुल इनको चैलेंज कर दिया। मतलब जो चीज़ें ये सोचते थे कि नहीं हो सकती हैं वो भी हो रहा है, लेकिन सिविलियन एरियाज में ज़्यादा हो रहा है। आप कई बार बोला आपने बॉम्ब शेल्टर, इसके अंदर क्या लाइफ है? मतलब क्या कुछ देर के लिए लोग रुकते हैं? थोड़ी देर के लिए। अच्छा, वहाँ क्या ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन के लिए भी लोग रुकते होंगे? नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है। इजराइल जैसे देश में आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने एक कंपैरेटिव स्टोरी की थी। डे 3 पे मैंने एक स्टोरी बनाई। एक मॉल जो ज़मीन के 5 मंजिल नीचे है, तो इट इज़ लिटरली अ बॉम्ब शेल्टर। इनफैक्ट उनके कई मॉल्स बॉम्ब शेल्टर्स हैं एक्चुअली। तो जो आपकी छुट्टी का दिन है उसमें आप दिन में बार बार बॉम्ब शेल्टर की तरफ भागने की जगह अपने बच्चों को लेकर आप उस मॉल में चले जाते हैं और वहाँ पर खेलते हैं। तो मैंने कंपेयर ये किया, एक कंट्री जो मिसाइल पावर बनी, सिटी ऑफ मिसाइल्स ईरान ने बनाया, और एक कंट्री जिसने बॉम्ब शेल्टर्स बनाए। तो इजराइल क्योंकि उसकी पूरी सर्वाइवल इस बात पे निर्भर है कि वो कितना प्रोटेक्ट कर पाता है। छोटा सा देश है, दुश्मनों से घिरा हुआ है, 6 डे वॉर हो, कितने कंट्रीज से एक साथ वॉर हो, सही हो गलत हो, वो सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन उस युद्ध को लड़ने के लिए वो तैयार रहता है। तो बॉम्ब शेल्टर का क्या होता है ना कि आप सायरन बजता है, पहला सायरन मैं आपको वो सायरन की आवाज के साथ सुना देती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे इस पे अभी भी ये अपडेट्स आते हैं। ओके। कि अच्छा जी, तो फिलहाल जो इनका एक ऐप है जिसपे आपको नोटिफाई किया जाएगा। अच्छा, तो ये तो मेरे इंडिया नंबर पे मैंने रखा है इसको, लेकिन इसके साथ साथ वहां पर जाते ही आप बिल्कुल एक सेकंड में इसका वो अलर्ट साउंड, ये अभी तो साइलेंट करके रखा था इसलिए, वरना ये बजेगा सबसे पहला ये आता है, ये होता है वार्निंग अलर्ट, मिसाइल थ्रेट नियर यू। इस बार ये पहली बार एक्टिवेटेड था, मिसाइल थ्रेट नियर यू आता था। वो आपको देता है 5 से 7 मिनट का टाइम, ठीक है। ये एक्चुअल अलर्ट था। अच्छा, अब चलिए, ये अब एक्चुअल अलर्ट आ रहे हैं, ये ड्यू टू होम फ्रंट। ओके, अब ये एक्चुअल अलर्ट्स आ रहे हैं मुझे। हाँ, मैं आपको सिर्फ आवाज सुना रही थी, पर वो एक्चुअल अलर्ट आते हैं, जिसके बाद आपको पूरे में आवाज शुरू होती है ये। सो फर्स्ट आपको कहता है अपने आसपास एक बॉम्ब शेल्टर ढूंढ लो। मतलब तुम अगर काम कर रहे हो, बॉम्ब शेल्टर ढूंढ लो, कोई नई जगह पे हो, तो आप अवेयर हो जाते हैं। अगर हम लोग लाइव जैसे कर रहे थे, हम लाइव कर रहे हैं, उसमें ये साउंड आया तो आप बस एक बार देख लेते हैं कहीं पर बॉम्ब शेल्टर लिखा है या नहीं लिखा है, तो आप धीरे धीरे उस तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद सेकंड जब अलर्ट आएगा, उसके बाद आपके पास 90 सेकंड्स का टाइम है
बॉम्ब शेल्टर पहुंचने का। उसके बाद एक लास्ट अलर्ट आएगा जिसका मतलब है 30 सेकेंड्स बाकी हैं। तो मोस्टली हर बिल्डिंग में एक बॉम्ब शेल्टर होता है, आप उसमें जाते हैं, लास्ट 30 सेकेंड जब रह जाता है, जितने लोग आए रहते हैं उसके बाद आप उसको बंद करते हैं, जो एक हाइड्रोलिक दरवाज़ा है उसको बंद कर लेने के बाद आप उसके अंदर सेफ हैं। बड़े बॉम्ब शेल्टर्स हैं तो उसमें आपको एक टॉयलेट, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा। और कोई ऐसा विंडो होना चाहिए जो कि वैसे ही हाइड्रोलिक तरीके से बंद हुआ है, जिसमें अगर आपके ऊपर डेब्री भी गिर गया है तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। बिल्कुल निकल सकते हैं, या फिर शायद ऑक्सीजन के लिए या वैसी चीज़ें। तो ये हर जगह पर बना हुआ है, कुछ बहुत एडवांस्ड हैं, कुछ पुराने बने हुए हैं, लेकिन हर जगह इनको सरकार मैनेज करती है। सरकार मैनेज करती है। अब वहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें होता ही है, घर के अंदर होता है। सब अपने आप रखते ही हैं। एक कमरा बॉम्ब शेल्टर होगा आपके घर के अंदर। तो आप घर के अंदर बैठे हैं, आपको आवाज़ आई, आप उसके अंदर चले जाइए। अगर आप जैसे अगर आप होटल में रह रहे हैं तो आपको बॉम्ब शेल्टर, मतलब मेरा तो रिकॉर्ड था, नहाने का टाइम हुआ, मतलब मैं रात में सोचती थी नहा लूं कि आप दिन में आराम से दिन भर जहाँ जहाँ घूमे हैं आप नहा धोकर उसके बाद आप जाकर सोने जा रहे हैं। जैसे मैं घुसी और पानी का नल खोला वो अलार्म बजता था। मैं बहुत देर तक ऐसे खोल के खड़े रहती थी कि अब अलार्म आएगा। उसके बाद मैंने नया नुस्खा निकाला था कि आप अलार्म बज जाए, आप बॉम्ब शेल्टर से हो आए, फौरन नहा लें और उसके बाद बैठे नेक्स्ट अलार्म के लिए। रात में बहुत बम्बारी होती है, इतना अलर्ट पे रहना पड़ता है लोगों को। अगर अलर्ट नहीं, एक दिन मैं सोती रह गई, डे टू में मुझे ये आवाज़ आई और मुझे बड़ा अच्छा, मतलब ना वो लोरी की तरह आवाज़ आ रही थी इस अलार्म की। उसके बाद जो साउंड आया ना, जो 5 मिनट बाद, वो मुझे लगता है कि बहुत नज़दीक हुआ था। वो मेरी कान में घंटी बज गई थी बिल्कुल, इतनी तेज़ आवाज़ वो थी। उसके बाद मैंने ये गलती नहीं की कि मैं उतनी देर तक बाहर रहूं। आपको अंदर जाना ही है। मतलब मैं ये भी नहीं कह सकता कि देखने जैसा है कुछ, मतलब ना ही देखे तो अच्छा है। लेकिन आप लोग जाते हैं, ये सब कवर भी करते हैं, आप तो ये भी नहीं कर सकते कि भाई सब देखा, महसूस किया, वापस आए फिर बताया। आप तो देख रहे हैं और तुरंत कवर करते हैं और सब टीवी पे दिखता है। ये जो यहाँ बैठे लोग होंगे, आपके शुभचिंतक, दोस्त, परिवार, इनका क्या रिएक्शन रहता है? फिर आप वहीं पहुंच गए, भाई मना किया था पिछली बार आपको। मनाते कैसे हैं लोग? मेरे कि मुझे जाने दीजिए ऐसी जगह जहाँ से लोग भाग के यहाँ आ रहे हैं। नहीं बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि मेरे बाबा खुद आर्मी में थे और सारे वॉर लड़े हैं। तो मेरी मम्मी तो जब विदा होकर आई थी शादी के बाद, तो वो ग्वालियर में थी उस टाइम। मेरा ख्याल है 1971 वाला वॉर चल रहा था, तो वो वेस्टर्न फ्रंट पे ही सारा चल रहा था। तो वो सारी बम्बारी देखी हुई थी। तो उन लोगों को, मेरे पेरेंट्स को फ़र्क नहीं, मेरे पेरेंट्स प्राउड होता है कि हाँ अच्छा, ईस्ट पे पूरा अच्छा, हाँ कि अच्छा अभी तक गई नहीं, अभी तक वॉर में जाने के लिए नहीं कहा किसी ने इसको। तो वो बुरा फील कर सकते हैं कि मैं नहीं जा रही हूँ। तो वो लोग कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि क्यों जा रही हो, क्यों कर रही हो। पर मेरे मोस्टली आई एम सराउंडेड बाय पीपल जो खुश होते हैं कि मैं जा रही हूँ। आप वहाँ के लोगों से मिले होंगे, इजराइल के। अब तो हालांकि हम सब जानते हैं कि उनकी एक ट्रेनिंग है पूरी और वो लगातार इस संघर्ष में हैं ही, पर फिर भी जब आप लोगों से मिली होंगी, क्या वो इन जंगों से थक गए हैं या अभी भी उनको ये लगता है कि नहीं, अब जब हो गई है तो ढंग से हो ही जाए, अब इसको किसी तरह समाधान मिलना ही चाहिए, मतलब जंग से समाधान हो जाना चाहिए? ज़्यादा लोग किस मूड के हैं? तो मेरा जो जहाँ पर मैं ठहरी हुई थी वहाँ पर करीब 5 महिलाएं, लड़कियाँ, अलग अलग एज ग्रुप की वो रह रही थी। एक थी जो ऑस्ट्रेलिया से आके यहाँ पे रह रही थी। वो लेडी थी, क्योंकि वो इज़राइल में ख़ुद को ज़्यादा सेफ महसूस करती थी। अब मैंने उनसे पूछा क्यों। उन्होंने बताया क्योंकि जिस एंटी सेमिटिज़म की बात होती है, जिसको शायद हम आप जान नहीं सकते हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ पर देखो, अमेरिका में सिनेगॉग पर हमला कर दिया गया है, देखो जूज़ के अगेंस्ट हेट क्राइम, ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं सेफ़ महसूस करने के लिए मैं इज़राइल वापस आई हूँ। तो वो ऑनलाइन काम कर रही थी अपनी कंपनी के लिए। एक थी 30 ईयर ओल्ड गर्ल
जो कि यूएस से यहाँ पर छुट्टियों के लिए आई हुई थी, और उसका एक बहुत अच्छा हस्की डॉग था, और वो उसके साथ बार बार आती थी उसमें बॉम्ब शेल्टर में। वो उन अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर पार्टीज़ में भी जाती थी, जिसकी बातें इतनी सुनते हो। मैं उसको हमेशा कहती थी कि एक वीडियो बनाकर ला दो यार। बोली मैं खुद ही लेकर चलूँगी। बोली मुझे पार्टी में नहीं जाना। और इलीगल थी पार्टियाँ वो। अच्छा, हाँ, लेकिन वहाँ पर करते थे लोग। हाँ, लोग करते थे। वो बताती थी जिस दिन मैं आ भी रही थी उस भी दिन उसकी पार्टी थी। तो वो भी यहाँ पर मैंने उससे कहा कि अभी वापस, तो वो बोली कि अभी मतलब वो डॉग के साथ वो आप बॉर्डर क्रॉसिंग और वो प्रॉब्लम्स थी। एक थी जो इजराइल की ही थी, उनका वो इंतज़ार कर रही थी कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनको उनके काम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ था। और 2 लड़कियां थीं जो वहाँ पर अगेन वो एक इंटर्नशिप के लिए वहाँ पर आई थी। वो इजराइल की किसी दूसरी सिटी में रहती थी। तो वो हमारा छोटा सा एक लेडीज़ क्लब चलता था वहाँ पर, जहाँ पर हम लोग जिसने जो खाना बनाया है या चाय पी रहे हैं, कोई सर पे तौलिया बांध के नहाते नहाते में दौड़कर बाहर आया है, तो वो लगातार हमारा रहता था। अगर कोई मिस हो गया तो आप उसको कॉल करके बता रहे हैं कि सोते रह गए क्या, आ जाओ यहाँ पे। लेकिन एक उनका बिलीफ था, ये इजराइल में रहने वाले व्यक्तियों का, मतलब मुझे लगता है कि इंडिया में बैठ के भी हम लोग बहुत लड़ लेते हैं दूसरों के लिए, लेकिन एक्चुअली उनका ये था कि हम और टेरराइज होना नहीं चाहते हैं। एक बार मतलब जैसे वो लेबनान को लेके उनका था कि फिनिश हिजबुल्ला, उनकी तरफ से रॉकेट्स मारे जाते हैं। नॉर्थ के लोग ज़्यादा उस चीज़ को लेकर रहते हैं। यस, एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ऐसा था जो चाहता था कि युद्ध न हुआ करे। प्रोटेस्ट भी वहाँ पर चले। नॉर्थ में पहले दिन हुआ प्रोटेस्ट, मेरे रहते हुए टेलवीव के भीतर एक दिन प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन एंटी वॉर प्रोटेस्ट कि मत लड़ो, या एंटी नेतन्याहू नहीं, एंटी नेतन्याहू 2023 में चलता था। नहीं, अभी भी अभी एंटी नेतन्याहू नहीं था, एंटी वॉर है। इस बार एंटी वॉर चल रहा था। ठीक है। तो लोग शांति चाह रहे थे, यस, वो सेफ्टी चाह रहे थे अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए। पर जो लार्जर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन था वो चाह रहा था कि वो टेरर से मुक्ति मिल जाए उनको। हम लोग वहाँ रहते नहीं हैं, आई डोंट नो कि किस तरह की चीज़ें वो फेस करते हैं, लेकिन उनका कहना था कि हमास, हिजबुल्ला, हुथी, ये सब हमको नहीं चाहिए। एक बार हो तो ढंग से हो जाए। हाँ। लेकिन इस बात का आइडिया उनको भी है कि ये कोई गज़ा नहीं है, ये कोई मतलब हिजबुल्ला भी नहीं है कि एक जगह गए आपने एक संगठन खत्म किया। yes. ये ईरान है, उनसे कई गुना बड़ा मुल्क, आबादी में भी, क्षेत्रफल में भी, तकनीक में उन जैसा भले ही ना हो, लेकिन इतना तो है कि अभी तक उसने डिस्टर्ब कर दिया है पूरा रीजन, है ना। तो वहाँ जो शांति चाहने वाले लोग हैं, वो, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वो क्या दबाव नहीं बना रहे हैं सरकारों पर कि अब बातचीत हो जानी चाहिए। जैसे ईरान से खबरें हमें इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हमें सबको पता है कि वहाँ पर IRGC है, एक दबाव रहता है लोगों पर, सड़क पर नहीं उतर सकते आप, फिर भी निकले लोग दिसंबर में। पर क्या वहाँ इजराइल में भी ऐसा कुछ हो रहा है कि दबाव बनाने की कोशिश हो रही हो कि अब बात कर लो आप? नहीं, वो पॉपुलेशन का उतना बड़ा हिस्सा नहीं है। वो दबाव बनाने के लिए ही प्रोटेस्ट हुए, लेकिन ये 2 प्रोटेस्ट हुए जो मैंने अब तक देखा। मेरा ख्याल है प्रणय अभी है वहाँ पर, वो वही एक कॉमन प्रोटेस्ट हम दोनों ने जो देखा टेलवीव के भीतर, और एक हाइफा में, 2 प्रोटेस्ट। इतना बड़ा नहीं है। हाँ, अभी पर्यटन चल रहा है वहाँ पर, मतलब आम लोग जा सकते हैं? आम लोग जा सकते हैं, B2 वीज़ा मिल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे गई थी। हाँ, ये एक तरह की क्या पोजीशनिंग भी होती है कि जैसे इजराइल को पता है कि बम बरस रहे हैं, लेकिन वो देते हैं ये दिखाने के लिए कि नॉर्मल है सब। हाँ, वो तो देखिए ये तो है, लेकिन वहाँ पर जो ईसाई समुदाय के लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी जगह है ना वहाँ पर। नाजरत, बेथलेहम, बिल्कुल है, सब कुछ वहाँ पर। बहुत छोटी संख्या में आ रहे हैं, पर वो धार्मिक टूरिज्म ऑन है वहाँ। देखिए जो वो पार्ट है ना जहाँ पर अल-अक्सा और विवा डेला रोजा और इनका वेस्टर्न वॉल, वहाँ पर अभी दर्शन नहीं करने दिए जा रहे हैं, लेकिन बाकी जो एरियाज हैं वहाँ पर लोग जा रहे हैं और उसके लिए वीज़ा लेके आते हैं लोग। और मतलब बाकी जैसे अब जिस गाड़ी में मैं बैठ के जा रही हूँ, ड्राइवर से ही 4 बातें हो जाती हैं, तो वो बोल रहा है कि वो फला आना चाह रहे हैं पर उनको अभी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही है, तो इसलिए बहुत कम है। मतलब जैसे अगर 100 लोग जाते हैं तो 1 व्यक्ति जा पा रहा है, पर ऐसा नहीं है कि आना नहीं चाह रहे हैं। नहीं है। हाँ, बंद नहीं है, सरकार की तरफ से बंद नहीं है,
पब्लिक खुद ना आए वो अलग चीज़ है। वही मेरा ख्याल है। ईरान में तो बंदी है। ईरान में तो कोई जाएगा कैसे, सारे तो एयरपोर्ट्स पर ये अटैक किए हुए हैं। यहाँ पर भी शुरू में जब मैं गई उसमें 1-2 दिन नहीं, हाँ करीब 10 तारीख से रोज हर घंटे एक फ्लाइट लैंडिंग, एक फ्लाइट टेक ऑफ पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स पर एयर स्पेस क्योंकि आपका है वो चलता रहा। अमेरिका की तरफ से असलहा तो आता रहा। लेबनान की तरफ की अगर बात कहूँ तो वो एक अलग तरह की चुनौती है। वो मुल्क एक तो सिविल वॉर में घिरा हुआ, एक तो मतलब हम जो पुराने वीडियोस देखते हैं जिसमें कहा जाता था कि भाई बेरूत में एक ऐसी दुनिया थी जहाँ सब जाना चाहते थे घूमने, हाँ। छुट्टी मनाने। लेकिन अब फिर एक बड़ा सिविल वॉर हुआ। हिजबुल्लाह भी मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज या ऐसे बहुत लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ जो बहुत अंदर से जानते हैं, तो उनका ये कहना है कि हिजबुल्लाह कोई ऐसा संगठन नहीं है कि आप ऐसे चिन्हित करोगे मार दोगे। परिवारों में हैं लोग, पूरा का पूरा परिवार हिजबुल्लाह है। आप उसके बॉर्डर के पास पहुंची, उसकी कंडीशन अलग से समझना चाहूँगा। वहाँ क्या लग रहा है, क्या ये वॉर वहाँ और ज़्यादा बढ़ेगी या फिर वहाँ किसी तरह की कोई एग्रीमेंट की कोई गुंजाइश दिख रही है आपको? देखिए इजराइल तो आप तो जानते हैं इजराइल सालों से कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्लाह को लिटनी नदी के उस तरफ धकेले, वो बिल्कुल सीमित करते हैं। हाँ, और इसके लिए लेबनान से भी उसने कहा, लेबनान ने कहा कि भाई हम लाचार हैं, हम नहीं कर सकते। बस सिंपल टर्म, बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं। बहुत लोग कहेंगे कि अरे इतना इतना भी नहीं है। हाँ, सिंप्लीफाई करके अगर इस चीज को बोलूं तो एक रॉकेट अगर हिजबुल्लाह बिल्कुल बॉर्डर से दागता था, उसके लिए 30 सेकंड से भी कम समय मिल रहा था। देखिए बॉम्ब शेल्टर्स तो पूरे में इजराइल ने बनाए, उसको मालूम है अटैक्स होते रहेंगे, लेकिन उसका था कि आप इतना समय तो मेरे लोगों को मिल जाए कि वो बच सकें। हालांकि एयर डिफेंस वहां पर भी है। हाइफा तो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है, उसकी रिफाइनरी तक भी हमने जाके देखा। वो डेब्री कुछ गिरता है, कुछ एक हिस्से में गिरता है, मेन रिफाइनरी को कुछ नहीं हुआ है वहां पे। वहां पर जो आपका अक्टूबर 2023 वाले इंसिडेंट के बाद जितने किबुत्स हैं, उसको हम डेवलप्ड गांव कह लें, उस सब की बाउंड्री जो फेंसिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी गई है, तो वो डिफरेंट दिखते हैं। लेकिन इसमें भी इजराइल का है कि वो थोड़ा और पीछे पुश उनको करते चले जाएं। अब गोलन हाइट्स बफर जोन बनाने का प्रयास है, थोड़ा दूर कर दें उन्हें। काफी दूर कर चुके हैं वो, इसीलिए बेरूत तक हो चुकी है। घुस गए वो तो अंदर, इसीलिए पीछे हटा रहे हैं उन्हें। तो वो क्या नाम है, गोलन हाइट्स कौन दुनिया में कौन रिकग्नाइज करता है कि इजराइल का है? अमेरिका कर लेता है, ठीक है, अब वो करते रहो, पर वो पूरी पहाड़ी तो अब इजराइल की हो चुकी। पूरी पहाड़ी इजराइल की हो चुकी। उसने हिजबुल्लाह को वहां से धकेला, करते करते वो लिटनी नदी तक चले गए हैं अब। और उन ग्राउंड का वॉर चल रहा है वहां पे। वहां पर कई बार इजराइल को रिवर्सेस भी होते हैं। उसमें होता है कि कुछ सैनिकों की जान चली गई है, उनको आप पीछे करते करते, और यहाँ पर जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो उसको अचीव करने में लगे हुए हैं। तो आपको लग रहा है उधर शांति होगी? ईरान का तो चलिए देखेंगे, वो ऐसे ही चलते रहेगा। ये यथास्थिति, स्टेटस को, मतलब क्या कर लेगा? ना वो हटेंगे ना ये, नहीं। वो अपने जानते वो हिजबुल्लाह को खत्म, गाजा खत्म हुआ, अभी भी तो छिटपुट कुछ ना कुछ होते रह रहा है। हाँ बिल्कुल। वहां पर ये चीजें अभी भी क्या जर्नलिस्ट गाजा नहीं जा सकते? मैंने कोशिश नहीं की है अभी, सच बताऊं, क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि ये खत्म हो जाएगा तो मैं जाऊंगी, तो एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, आप कैसे जाएंगे वहां पे? लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है, बहुत राशन करके ही भेजा जाएगा, बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ ही भेजा जाएगा। अभी तो वो जो एक कमेटी बन रही थी, डोनाल्ड ट्रम्प साहब बना रहे थे, अभी तो वही बन जाए पहले। वो तो रीडेवलप करना चाहते हैं ना उसको। हाँ, तो मे भी तब आने दें, किसी को पता नहीं। लेकिन अभी क्या इंडियंस हैं वहाँ पे इजराइल पे? आप कुछ लोगों से मिली थी, आप वीडियो भी डाला था शायद आपने, है ना? अच्छा, सो क्या हुआ कि 2023 से पहले वो वहीं पर रहने, जैसे पैलेस्टीनियंस वगैरह को वहाँ पर जॉब्स मिलते थे। कहाँ? इजराइल के भीतर काम करने के लिए छोटे मोटे आपके काम हैं। आप जब वेस्ट बैंक से होकर आते हैं तो वहाँ पर चेक्स होते हैं, उसके बाद फिर आप आते हैं, कुछ आपके आर्स होते हैं, आपके पास कार्ड्स होते हैं वो आने के लिए, फिर वापस जाते हैं। लेकिन वो उस इंसिडेंट के बाद मिसट्रस्ट हुआ। मिसट्रस्ट के बाद आपको लगा कि आप कोई और लेबर एम्प्लॉय करें, जिसमें एशिया के कई एरियाज के लोग गए।
अब न केवल लेबर बल्कि जो एक सुपरवाइजरी रोल के लिए आपको बहुत विश्वस्त लोग चाहिए थे, उसमें बहुत सारे यूपी, बिहार, उड़ीसा, बहुत सारे लड़के, यूपी मेनली मुझे पूर्वांचल के बहुत सारे लड़के उसमें मिले। उनकी बदौलत मुझे चाय मिली और खाना मिला। दार्जिलिंग की एक लेडी थी, वो तो 20 साल से रह रही है वहाँ पर। तो ये सब लोग वहाँ पर गए। अरे यार, सबके पास एक आईफोन 17 प्रो मैक्स, और मैं तो अपना बताऊंगी भी नहीं। अच्छा है वहाँ का। नहीं, उन लोगों ने कहा कि हम अच्छा कमा रहे हैं, और मैंने कहा रिस्क तो है। तो बोला घर के अंदर बॉम्ब शेल्टर मिल गया। अब परसों मैसेज आया उनमें से एक का, शशि का, कि दीदी 50 मीटर दूर बॉम्ब गिरा है, देखो। उसका वीडियो बनाकर रखा था उसने। पर अच्छे पैसे मिल जाते हैं, पता नहीं मुझे उनकी तनख्वाह बतानी चाहिए कि नहीं, तो इसलिए मैं नहीं शेयर करूँगी। पर अच्छे पैसे मिल जाते हैं आपको। कंपनी ट्रांसपोर्ट खुद देती है लेने ले जाने के लिए साइट से। आपका रिस्पेक्टेबल जॉब है, आप सुपरवाइजरी रोल में हैं, आप देख रहे हैं बाकी क्या कर रहे हैं, आपको सब चीज़ों का ईमानदारी से हिसाब रखना है। खाना पीना आप खुद बना के खाते हैं, 4-5 लड़के आप रह रहे हैं। तो जब ये सब हो रहा है, हाँ, उस वक्त मतलब चलिए आपके पेरेंट्स ने तो कहा नहीं, उनके पेरेंट्स क्या नहीं कह रहे कि भाई वापस आ जाओ? और हम अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस भी हुए थे। अच्छा, ईरान में फंसे भारतीयों को तो निकाला भी था। हाँ, अच्छा, ये चीज़ मैंने पूछा। हाँ, तो एक की छुट्टी थी, उसने छुट्टी कैंसिल की। पिछले साल कुछ लोग चले गए थे, वो वापस नहीं आए, क्योंकि वो कंट्री सोचती है कि जो हमारी मुश्किल के समय में हमारे साथ है। अच्छा, क्योंकि ये ट्रस्ट इश्यूज की वजह से इनकी नौकरी हुई है, ये भी समझिए आप। ये बात भी है। ये अपॉर्चुनिटीज ट्रस्ट की वजह से हैं, तो इनको तो लगता उनके है लिए कि इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इनको लगा कि ये हमारे मुश्किल समय में हमारे साथ हैं, तो वो आपको, पर ये बहुत अच्छे से रखते हैं, ये भी बताऊं। मैं जितनी साइट्स पे गई और वहां पर कोई इंडियन एम्प्लॉय था, वो मुझे देखते थे इंडियन, तो वो उसको फोन करके बुलाते थे कि यहाँ पर आओ, तुम्हारे देश से कोई जर्नलिस्ट आई है, अच्छा आकर मिलो इससे। तो वो थोड़ा पैम्पर करके रख रहे हैं। तो हाँ, तो इजरायली वैसे इस वक्त कैसा मूड है? वेलकमिंग है आप लोगों को लेकर, खासकर जो वहाँ पत्रकार आ रहे हैं? क्योंकि एक ये भी होता है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, कि उन्हें भी मालूम है कि अभी वॉर चल रही है, तो नैरेटिव्स चलेंगे इधर से भी उधर से भी। तो कई बार होता है कि पत्रकारों को लेकर या बाहर से जो लोग कवर करना है होते हैं उन्हें लेकर एक थोड़ा सा एक भाव होता है दुश्मनी का या संशय का, कि पता नहीं क्या रिपोर्ट करेंगे। तो जो लोग वेलकमिंग है, जो मिडिल ईस्ट के चैनल्स हैं उनको लेकर है, नाम नहीं लूंगी मैं, उनको लेकर। वो एक बार क्या हुआ कि लास्ट हमास के टाइम ज़्यादा फ्लेयर्ड अप इमोशंस थे, इस बार कम है। वहाँ पर एक अपार्टमेंट के भीतर एक रॉकेट का हिस्सा घुस गया था, तो वहाँ पर मैं कवर कर रही थी। मैंने क्योंकि हमारे माइक पे आज तक हिंदी में लिखा रहता है, अब हिंदी है अरबिक है उनके लिए एक समान है, बिल्कुल। और मैं ऐसी भाषा में बोल रही थी जो उसको नहीं समझ में आ रहा था। तो वो करीब 10-15 औरतों ने मुझे घेर लिया, उस चैनल का नाम लिया कि उस चैनल से हो, तो मुझे सिर्फ वो चैनल सुनाई दिया। मैंने कहा नो, फिर मैंने घुमा के इंडिया टुडे दिखाया, तब वो लोग पीछे हटे। रोमन में इंडिया दिखाई दिया, तो थोड़ी उन्हें चैन मिला। हाँ, वो है, बहुत सारे शब्द मिलते हैं ना, शुक्रिया वगैरह तो हम बिल्कुल जो कहते हो बोलते हैं, बिल्कुल। सब तो कुछ उनको लग रहा है कि ये उसी चैनल की है, जो चैनल वो, क्योंकि उनका कहना है कि वो झूठ कह रहे हैं। हर जगह मीडिया का कोई ना कोई एक विलन होता जरूर है। हाँ। एक पंचिंग बैग, एक विलन, और वो हो सकता है दूसरे कंट्री में ज्यादा एक्सेप्टेड हो, यहाँ पर नहीं था एक्सेप्टेड, अभी भी नहीं है। इजराइल में कैसी स्थिति है मीडिया की? मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम जब ये मंगलवार को करते हैं अपना शो वर्ल्ड अफेयर्स वाला, तो हम उसके लिए तैयारी करते हैं। तो हम बहुत सारे एक्सपर्ट से पूछते हैं कि देखिए सवाल बनाने होते हैं तो हमें भी पढ़ना है, हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें हमें नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं ये पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं वो पढ़ो। तो इजराइल में आप उनकी जब जानकारियां लेती हैं वहाँ क्या चल रहा है, आप क्या पसंद करती हैं पढ़ना इजराइल की खबरों को लेकर? कोई स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक सी खबरें आपको मिलेंगी। नॉट बिकॉज मैं कहूंगी कि कुछ सरकार फिल्टर करती है, नहीं। आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर को याद कीजिए, युद्ध के समय, कॉन्फ्लिक्ट के समय मीडिया की भी जिम्मेदारी हो जाती है देश के लिए बोलना। बिल्कुल। आपका मैं जो बुलेटिन करती हूँ उसका नाम है खबरदार 8 बजे, और हम लोग कोई भी जाके चेक कर सकता है मेरे इंस्टाग्राम टाइमलाइन पे या आज तक के टाइमलाइन पे। हम लोग एम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी, भर्ती में देरी,
कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम, वो सारे मुद्दे उठाते हैं। लेकिन जब आपका देश युद्ध लड़ रहा होता है, आपके देश की बात आती है, तो आप देश के साथ रहते हैं, तब आप विमान नहीं गिनते हैं। तो फिर इजराइल की मीडिया अलग कैसे हो जाएगी? इस समय उनको अपने देश की बात करनी है। जब एक कॉन्फ्लिक्ट या वॉर चल रहा है, ऑनगोइंग है। करेक्ट। नेतन्याहू के अगेंस्ट, अपने प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी के अगेंस्ट लिखते हैं। जैसे मैंने कहा, विरोध ज्यादा 2023 में था, लेकिन आज की तारीख में क्योंकि बात कंट्री की है, वो कंट्री के साथ खड़े रहेंगे। हाँ, मतलब एटलीस्ट जब तक ये वॉर चल रही है तब तक आप ऐसी कोई बात भी कहने से बचते हैं, बिल्कुल, जो आपके फ्रंट पे खड़े सोल्जर्स का मनोबल गिराए, उनमें शंका पैदा करे कि पता नहीं हम यूं ही लड़ रहे हैं क्या, या क्या हो रहा है, हमें पता भी है नहीं पता है। तो आप ईरान तो नहीं गई, कोशिश तो आपने की होगी, अभी भी दे दें वीजा, तो इजराइल देख लिया तो ईरान देख लें। हाँ, क्योंकि ईरान में भी यही हालत है। हाँ। ईरान से भी खबरें आ नहीं रही हैं जिन पर विश्वास किया जाए। मतलब ऐसे तो देखिए सीधी बात है कि कहीं भी लड़ाई हो, रूस यूक्रेन भी हो, उसमें कहाँ पता चलेगा सच क्या है। ज़्यादातर हम उन पर निर्भर रहते हैं जो वहाँ जाकर देख कर आते हैं। सही बात। तो कोशिश कीजिए ईरान जा पाए। सब लगे में। वैसे आपके मित्र वहाँ पे हों अगर, हाँ। तो आपको क्या पता चला? क्या ये जो अमेरिका कह रहा है सब तबाह कर दिया हमने, सब एकदम मिट्टी में मिला दिया हमने, यार बहुत हद तक सही कह रहा है। ईरान तो हमारी हिस्टोरिकली, देखो इजराइल के बारे में कुछ भी बोलते हुए मुझे हमेशा याद आता है कि हमारी कंट्री का जो भी पॉलिसी रहता है, इजराइल उस पर कभी नहीं बोलता, आपको मीन मेख नहीं निकालेगा। उसी तरीके से जब ईरान की बात आती है तो उनसे हिस्टोरिकली हम शेयर करते हैं चीज़ों को, कल्चरली शेयर करते हैं ईरान से। तो जैसा हम लोगों के साथ, मतलब इंडियंस के साथ रशिया यूक्रेन में था कि हम उन दोनों से शेयर करते थे, वही चीज़ हमारे साथ इस समय भी हो जाती है। और सबसे बुरी चीज़ कि आप इंसानों को मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये जो मतलब ये बहुत मतलब इट्स पेनफुल अभी सबके लिए। ईरान लड़ रहा है, बहुत अच्छे से लड़ रहा है। ईरान के मिसाइल्स पर किसी को अब संशय नहीं हो सकता है, मुझे लगता है। और ईरान ने स्ट्रैटेजी भी अपनी ऐसी रखी है जो स्टार्टिंग से सब कैलकुलेट कर रहे थे कि उसके मिसाइल्स बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे, बॉम्ब कितने दिन बचेंगे। उसने पूरी राशनिंग करके अपने आसपास जितने देश थे वहाँ पर ड्रोन्स से हमला किया। इजराइल दूर पड़ता है, वहाँ पर आपका मिसाइल ऐसा नहीं है कि आपके मिसाइल मार रहे हैं, वो मिसाइलों के साथ जो क्लस्टर बॉम्ब्स की उसकी स्ट्रैटेजी, आखिर तो इजराइल को परेशानी हुई ना, वो आप वहाँ पर कर रहे हैं। आपका एयर स्पेस पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका डोमिनेट कर रहे हैं इस समय, लेकिन वो देश खड़ा होकर लड़ रहा है अपने अधिकार, क्योंकि वो तो कोई भी ये कह दे कि ये एक फेयर वॉर है तो मुझे आपत्ति होगी इस बात पे। अनफेयर है। जिस तरीके से ये शुरू हुआ एक बातचीत के बीच में, वो बातचीत फेल करती, उसके बाद आप आगे जाते, बातचीत की आड़ में जो युद्ध शुरू हुआ हो वो फेयर तो नहीं हो सकता है। उसके बावजूद ईरान अगर लड़ रहा है तो मुझे लगता है कि उसके साथ सबका दिल में एक थोड़ी सी जगह हो जाती है कि यार लड़ रहा है ये, ठीक है। उसकी प्रॉक्सीज की बात आप एक तरफ रखिए, मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ इसमें ब्लैक और वाइट नहीं हो सकती है, बहुत ग्रे है। उसकी प्रॉक्सीज है। इजराइल अगर कहता है कि हमें ये आतंकवाद से परेशानी है, फेयर इनफ, गिवन टू देम। लेकिन ईरान लड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अफेक्ट हो रहा है, उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस अफेक्ट हो रहे हैं। उसका अभी भी जो उसने वो डाउन किया है तो वो मैनपैड से किया है, यानी कंधे पे से जो मारा जाता है, वो सबसे पुराना फॉर्म ऑफ एयर डिफेंस अफगान जिहाद में था, जो तुक्का भी हो सकता है आपका, लेकिन वो उसके बावजूद लड़ रहा है। पर बहुत बुरी स्थिति उसे भी फेस आज की तारीख में करनी पड़ रही है। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। मेरा आखिरी सवाल, 15, 16, 17 दिन से ज़्यादा या इसके आसपास आप वहाँ रही, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था? और आप फिर लौट क्यों आई? अभी तो युद्ध चल रहा है थोड़े दिन और सही। बंगाल चुनाव अच्छा। क्योंकि अगर आप मतलब अगर हम लोग मैं प्योरली एक बीट कवर नहीं करती हूँ, तो उस वजह से मुझे आना पड़ा। यहाँ स्क्रीन का काम भी है, यहाँ समाचार भी पढ़ने हैं, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी, मतलब एक जर्नलिस्ट को कितने सारे लालच भी होते होंगे ना, ये बंगाल चुनाव भी करना है, वो भी करना है, ये भी तो करना है, कुछ छूट ना जाए। नहीं, यहाँ पर देखो, जाना तो अपने आप दिखा देते हैं, मेरा वीज़ा हो गया, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, वहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन आने को लेके बहुत सारे लोग फैसला ले लेते हैं फिर। तो जब हो गया ये भी होता है ना कि कितने दिन और चलेगा। हाँ, ये नहीं पता होता ना। हाँ,
तो 15 भाई दिन, कोई इवेंट तो है नहीं हाँ, जिसकी कोई 15 दिन तारीख तय तुमने है। कर लिया, 15 दिन दूसरा रिपोर्टर चला जाएगा। हाँ, तो ऐसा भी नहीं, आपको भी लगता है अच्छा यहाँ पर मेरे पास गुड न्यूज़ टुडे की भी जिम्मेदारी है, तो आपको वो भी लगता है कि उस चैनल का काम कैसे चल रहा होगा, आप उसको भी वो कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए, वरना ये ट्रम्प साहब अगर 1 साल तक युद्ध लड़ते रहे तो साल भर, फिर वहीं रहे सब। क्या साल भर इसराइल रहे? नहीं, ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है, पर मैं बस कारण जानना चाह रहा था कि एक थकावट भी होती है मेंटली भी। आप इतना डिस्ट्रक्शन देखते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं सौभाग्य से, तो हमें वैसी चीज़ों से सौभाग्य से बोलना वही जरूरी दो है, चार सही बात है। नहीं होना पड़ता। पर मैं समझ सकता हूँ, यहाँ बैठ के कहना बहुत आसान है, जो अपनी आंखों से सब देखता है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। सिंदूर के टाइम मैं बहुत नाराज हुई थी कि 4 दिन में क्यों खत्म किया, मुझे लगा था खत्म करके छोड़ो, मैं बहुत नाराज हुई थी। लेकिन उसके बाद से मैं पूरी दुनिया का जो हाल देख रही हूँ ना, मुझे लगता है युद्ध शुरू करना बहुत आसान है, खत्म करना सबसे मुश्किल। यही ट्रम्प जो सबके युद्ध खत्म कराते आ रहे थे, अपना युद्ध खत्म नहीं करा पा रहे हैं। देखिए, बहुत सही जगह आके पॉडकास्ट खत्म हो रहा है। एक्चुअली यही है कंक्लूजन। शुरू नहीं होना चाहिए, और शुरू हो जाए तो फिर सीमित ही होना चाहिए। कई बार इस बात की शिकायत इजराइल के मामले में होती है, हाँ। कि ठीक है आपके साथ हुआ, आपने बदले में किया, लेकिन किस हद तक जाएंगे, कितनी आगे जाएंगे, ये समझना ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए। बिल्कुल। बट अगेन ग्रे है सब, इतना वाइट ब्लैक भी नहीं है। उनकी अपनी कहानी है, उनके अपने नैरेटिव हैं, उनका कहना है कि अब बार बार कब तक हो, एक बार में हो जाए। पर ठीक है, हम यही कह सकते हैं कि जल्द खत्म हो। आखिर में कुछ जोड़ना चाहें आप? जोड़ना ये कि वापसी का रास्ता भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ, बताइए। वापसी वाले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी वहां पे, और ये सेम प्रोसेस अकेले पूरा करना था। ओहो, सामान, बैग, फिर उस दिन ईद का दिन था, ईद का दिन था। इंडिया में एक दिन बाद होती है, वहां पर उस दिन ईद थी, और जॉर्डन में उस दिन मुझे फिर 2-2.5 घंटे बैठे थे। लेकिन वहाँ से आते हुए कुछ लोग जो वहाँ से आते हैं, उनकी आंखों में ऐसा डर रहता है कि उफ, इजराइल जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। वही डर इजराइल के लोगों की आंखों में होता है जब वो क्रॉस कर रहे होते हैं कि जॉर्डन जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। तो पूरी दुनिया किस स्थिति में है, किस अविश्वास के उस पर ढेर पर बैठी हुई है इस समय। जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं वो तो एक पूरा ऑन्टुराज के साथ ट्रैवल करते हैं, लेकिन जो आम आदमी होता है वो जब कहीं भूख से मरेगा, कहीं मिसाइल से मरेगा। पता है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक हम लोग को अगर इंडिया छोड़ के हर बार जाना हो, पाकिस्तान क्रॉस करके जाना पड़े, वो फीलिंग वैसा फील है। और पाकिस्तान को जाना हो तो वो इंडिया क्रॉस करके जाना हो, अंदर से ही घबराहट रहती है, दोनों पता नहीं क्या घबराए होगा, रहे हैं, बिल्कुल। हो भले ही कुछ ना। एकदम। तो वापस आना, वो तूफान, बवंडर, बारिश के बीच सामान उठाए हुए, कुछ सामान मैंने वहीं पर छोड़ दिया था कि मैं इंडिया जाके खरीद लूंगी अपने लिए, थोड़ा हल्का रहे। पर हर बार जब आप लौटते होंगे, बहुत कुछ सीख कर लौटते होंगे। तो जब अगली बार आप जाएं, मैं तो नहीं कहता कहीं अब कॉन्फ्लिक्ट हो आप जाएं, पर जब भी जाएं फिर लौट के यहाँ बताइएगा अपनी लर्निंग्स। ठीक है कि इस बार कैसे। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट न हो ये हम सब चाहेंगे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जाएंगे ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता सिंह। पहला पॉडकास्ट था आपका, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी जो सुनने वाले, देखने वाले, उन्हें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। हाँ, पता नहीं यार। और नहीं हमारे यहाँ तो अच्छी बात, बुरी इन बात, आउट लगा के गालियाँ, चॉप करके वो रील ना बनाना, बस इतना समझ। वो तो अब जैसे वो होता है ना किताब की भूमिका में लोग लिख देते हैं कि भाई मैंने ये किताब लिख दी, अब आपकी है, जैसे चाहे वैसे कीजिए। ये पॉडकास्ट हमने दे दिया, अब जैसे चाहे वैसे कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू। आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स खुला है, सारे कमेंट पढ़ते ही हैं हम, तो लिखिए जो लिखना हो।